Hello everyone. Now we are about to start solving questions on environment science, including environment law. Before starting to solve the question, थोड़ा सा हम सिलेबस को देख लेते हैं। देखो, अगर हम इन्वायरमेंट लॉ की बात करें तो हमारे सिलेबस में और 5 टॉपिक दे रखे हैं इन्वायरमेंट लॉ से जुड़े हुए। पहला है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। दूसरा है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया। पांचवा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2000। अब जो उसमें बेयर एक्ट यूज होंगे वो होंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the National Green Tribunal Act 2000, Forest Conservation Act 1980, the Wildlife Protection Act 1972। और हम इन्वायरमेंट साइंस की बात करें तो उसके लिए हमारा सिलेबस ये है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसमें हमें मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है वो देखना है। और दूसरा टॉपिक है ह्यूमन और इन्वायरमेंट का कैसा इंटरेक्शन है वो देखना है। तीसरा टॉपिक है लाइक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या आते हैं वो देखना है। चौथा टॉपिक है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं है ना, जो पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं उनका हमारे ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट रहता है वो देखना है। देन नेचुरल गैसेस एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारे। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब इसमें जो ऑप्शन है वो सारे सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है द ग्रोथ दैट सेटिस्फाइज करेंट डिमांड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस एबिलिटी टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। बात तो सही है, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं ना, कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि हमारे जो आज का रहने का कंडीशन है वो हमारे फ्यूचर के रिसोर्सेस पर प्रभाव ना डाले। लाइक फ्यूचर में वो मतलब हम मिनिमल रिसोर्सेस को यूज करें ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो उससे भी यूज कर ले। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ इसमें क्या होता है, अब देखो सेकंड, कंजर्व मिनरल वेल्थ एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज वाइल डिक्रीजिंग पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट, ये भी सही है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लैंड एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन सच अ वे दैट दे हैव लोअर एनवायरमेंटल इफेक्ट बाय इनेबलिंग देम टू प्रोड्यूस फुल इफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंसी, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि अब ये वही प्रोसेस है ना यार, कि आप ऐसा कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप ऐसा करो कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत ही कम इफ़ेक्ट जाए और आप इनेबल कर सको टू प्रोड्यूस फ्यूल इफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंसी पैटर्न को, है ना। तो देखो, अब जो नव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1987 में आया था, है ना। 1987 कहाँ पे आया था? ब्राज़ील में आया था, ब्राज़ील में, है ना। तो ब्राज़ील में कहा रियो डी जेनेरियो जो आपका कन्वेंशन हुआ था, उसमें जो रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन है 1992 का, उसे अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, उसने इम्पोर्टेंस कब गेन करा था? 1987 में। तो इसलिए हम 1987 की बात कर रहे हैं। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था वो किसकी रिपोर्ट के बाद आया था? ब्रंटलैंड की रिपोर्ट के बाद आया था। ब्रंटलैंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश करा था कि उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली सुनना स्टार्ट करा। तो देखो, जो ब्रंटलैंड का है उसे जो ब्रंटलैंड का पब्लिकेशन हो, हम उसे आवर कॉमन फ्यूचर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग progress in the implementation of Agenda 21 and Rio Declaration on Environment and Development। अब देखो, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि
यूएन का ही वो कमीशन है ना यार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, रियो डिक्लेरेशन में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। नाउ पीएम कुसुम स्कीम इज लिंक्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो जो पीएम कुसुम स्कीम है उसका जो फुल फॉर्म है वह है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। ये किससे लिंक्ड है? ये क्या कहता है कि जो जो पीएम कुसुम योजना है वो प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को, कि आप एग्रीकल्चरल एंड फॉर प्रोवाइडिंग मतलब एग्रीकल्चरल चीज़ों में आप सोलर एनर्जी का यूज करके अच्छे से उसका प्रोडक्शन कर सको, ये इसलिए था। ठीक है। नाउ which of the following fluorinated gases has been added by the seventh greenhouse gas by the United Nations Framework Convention on Climate Change? देखो जो यूनाइटेड नेशन का जो मतलब कन्वेंशन है ऑन क्लाइमेट चेंज में, उसमें सातवां जो ग्रीन हाउस गैस ऐड करा गया वो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड था। नाउ द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड बाई, अब देखो जो हमारे ऑक्सीजन लेवल में जो बैलेंस है ना, उसे कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वेहिकुलर पॉल्यूटेंट? नॉन वेहिकुलर पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? जो आपके व्हीकल से मतलब पॉल्यूशन ना निकले उसे हम नॉन पॉल्यूटेंट व्हीकल कहते हैं। वो होगा आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग करने के वाला क्वेश्चन है। तो जो आपका अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। जो इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो 10 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हम कॉमन नहीं है हमारे लिए ना यार। देखो एक बार फिर से देख लो, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त। ठीक है। देखो अब अगर हम ग्रीन हाउस गैस में इमिशन की जो इमिशन होता है ना, अगर उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बड़े से छोटे वाले ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन फ्लोरिनेटेड गैस निकलता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है। देखो अब एंथ्रोपोजेनिक का जो का टर्म है ना, वो रिलेटेड है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से। अब इसमें देखो मैच द कॉलम करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कब पाते हैं? जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करें, डिफॉरेस्टेशन करें, तो सबसे ज़्यादा हम जो पाएंगे वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कब पाएंगे हम? जब हम सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड को वेस्ट करें, लाइक वहाँ से जो निकलता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर ऑक्साइड कहाँ से होता है? सल्फर ऑक्साइड जो होता है वो ह्यूमन के लिए काफ़ी डेंजरस होता है अगर वो हायर कंसनट्रेशन में यूज किया जाए तो। और ये जो सल्फर ऑक्साइड होता है ये एक कॉज होता है एसिड रेन का। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ऑटोमोबाइल इंजन से। और ये फोटो केमिकल स्मॉग से रिएक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन? देखो इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि जो हमसे डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, मानव जाति से जो डेवलप होना स्टार्ट हुआ है वो कौन सा गैस है? CFC। देखो वाटर वेपर तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल, बट हमने जो बनाया है ये हमारे इन्वायरमेंट में पहले ही है, बट हमने जो क्रिएट करा है वो CFC को क्रिएट करा है। अब यहाँ भी देखो मैच द कॉलम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कंट्रीब्यूट करता है ना ग्लोबल वार्मिंग को। कार्बन मोनोऑक्साइड ये टॉक्सिक एंड रेस्पिरेटरी डिजीज को करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड
ये फॉर्म करता है एसिड रेन। बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन ये क्या कहते हैं, टॉक्सिक सर कैसिनोजेनिक, ये कोई केमिस्ट्री का टर्म है, लीव कहते हैं। नाउ with the absorption and decomposition of CO2 in ocean water beyond desired level there will be, अगर हम CO2 का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करें और उसको उसका डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो तो आप देखोगे कि जो फाइटो प्लैंक्टन्स का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। अब देखो यार, हम इन्वामेंट साइंस की कुछ है ऐसा नहीं, तो हमें इन्वामेंट साइंस या लॉ हो उससे बस जनरल क्वेश्चंस देखने हैं जो हमारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट हो। नाउ ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट टॉपिक ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज टर्म्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। तो अब इसमें क्या होगा, कोरल रिलीफ। ये कोरल रिलीफ वो क्रिएचर है जो रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। रेड टाइड एक टर्म है इन्वायरमेंट में, तो ये जो इसके लिए कौन सा क्रिएचर रिस्पॉन्सिबल है, एल्गे। एल्गे और प्राइमरली देखो तो डाइनो फ्लैगेलेट्स कोई एल्गे है ना, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ग्रीन हाउस गैस। अब देखो इसमें मीथेन, CFC, ओजोन ये कंसिडर्ड होंगे एज अ ग्रीन हाउस गैस, बट यहाँ पे पूछा है कि नॉट, कौन सा कंसिडर नहीं होता है, तो इसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है। नाउ द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय लॉन्ग वेव ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही एटमॉस्फेयर ज़्यादातर हीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड Which of the following methods can be used to increase the supply of usable and good quality water। अगर हमें यूजेबल एंड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर को ज़्यादातर बढ़ाना है तो कौन सा मेथड ज़्यादा सही होगा, वो क्लाउड सीडिंग होगा। अब देखो एक बार क्लाउड सीडिंग क्या होता है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा वेदर मॉडिफिकेशन प्रोसेस है ना, जिससे लोग क्या कराते हैं, रेनफॉल कराते हैं। प्रिसिपिटेशन मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है। Now, which of the following kinds of pollution is the term is the term green muffler associated। देखो ग्रीन मफलर यार यानी कि कोई केजरीवाल जैसा मफलर बांधे हुआ है ना, तो हो सकता है वो अपने कान को बचाता है ताकि, क्योंकि वो हमेशा गर्मियों में भी बांधे रहते हैं ना यार, तो हो सकता है कि वो नॉइज पॉल्यूशन से बचने के लिए हो। तो ग्रीन मफलर जो टर्म है वो नॉइज पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। A natural phenomena that becomes harmful due to carbon emission, वो क्या हो, इसमें से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये देखो आप ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हो, बट ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है ना यार, ये तो हमने क्रिएट करा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इन नेचुरल फिनोमेना डैट बिकम्स हार्मफुल ड्यू टू कार्बन एमिशन, तो इसमें जो नेचुरल फिनोमेना है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और जो ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना है वो ह्यूमन मेड फिनोमेना है, ठीक है। तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको देख लो, मैं इसको डिस्कस करने नहीं जाऊँगा। अब नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। आप देखो रिवर्स ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में पढ़े होगे, डेस्टिलेशन केमिस्ट्री में पढ़े होगे, इवापोरेशन फ्रॉम अ वाटर बॉडी ये भी केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि ये सब जो मेथड है वो वाटर प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, डेस्टिलेशन, इवापोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडी। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट अ मेथड, तो इसमें आंसर होगा यूवी रेडिएशन। फ्रेश वाटर अचीव्स इट्स ग्रेटेस्ट डेंसिटी एट, आपको अगर फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर पाना है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फॉरेन हाइट की बात करें तो 39.2 डिग्री फॉरेन हाइट पे आपको फ्रेश वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिल जाएगी। नाउ द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो अब देखो इसमें पेट्रोल, डीजल, कोल ये सब तो पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं ना यार,
तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, अगर हम उसे ज़्यादातर यूज करें तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द मेन इंडिकेटर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पॉल्यूशन? लाइकेन्स। ऑप्शन होगा लाइकेन। ठीक है। नाउ पेट्रोल इंजन्स रिलीज गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ, देखो अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो उससे प्राइमरली जो गैस निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि पेट्रोल इंजन जो है कौन सा गैसियस ऑक्साइड्स निकालता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। अगर प्राइमरली पूछे कौन सा गैस निकालता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फ्लेमेबल मटेरियल्स दैट टेक्स अवे द ऑक्सीजन एलिमेंट ऑफ द फायर ट्रायंगल इज कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे देखो जो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, मतलब जो आग बुझाने वाला मटेरियल है, वो क्या इसमें होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कॉज, देखो अब जैसे अब कोई कार्बन पार्टिकल है अगर वो अनबर्न्ड रह जाए, जैसे आप प्लास्टिक वगैरह को जलाते हो, कभी कभी क्या होता है वो प्लास्टिक पूरा जलता नहीं है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नाइट्रोजन साइकिल? इसमें क्या होगा? देखो इसमें इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, यू फ्रॉम रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नाइट्रोजन साइकिल, है ना। इज नॉट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये हम ह्यूमन लोग ही फैलाते हैं। एसिड रेन भी हम ही लोग फैलाते हैं, यूट्रोफिकेशन भी हम ही लोग फैलाते हैं। बट जो ओजोन डिप्लेशन होता है, ओजोन डिप्लेशन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। तो ये नेचुरल फिनोमेना है जो इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, क्यों? और ये जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ये वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम सब रहते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम नेचर बाय कार्बन स्किल्स? इसको बायो सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैस टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग? तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल खुद मान लोगे यार। अब देखो मैं जो कॉलम है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कब हुआ था? 1974 में। एयर प्रोजिक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कब आया था? कब ये एक्ट आया था? 1981 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डिपोजिटेड इनटू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम व्हेन यूज्ड इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? तो इसमें आंसर होगा नाइट्रोजन। अब देखो सिलिकोसिस जो होता है वो क्यों यूज होता है? वो कहाँ यूज होता है? स्टोन क्रशर्स में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बायो गैस जो है ना, बायो गैस जो है वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेस से मिलके प्रोड्यूस होता है। और ये बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो इरेगुलर डाइजेशन से बनते, जब वो इरेगुलर डाइजेशन करते हैं तब ये जो कंपाउंड है बनता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बायोमिथेनेशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजिंग पॉल्यूटेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब देखो इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो हमने उस पेयर को कट कर दिया। अब इससे हमें अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे देखो नर्वस सिस्टम जो होता है वो एड्रिन से उसका रिलेशन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है उससे उसका पेस्टिसाइड से रिलेशन है, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से उसका रिलेशन है। अब देखो व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ वाटर साइकिल? अब देखो ये हम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका जो होगा इसमें क्या होगा? इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। इसमें इवापोरेशन में क्या होता है? जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर जो होता है वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में होता है।
प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो वाटर हो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय पाइरोलिसिस रिफर्स टू, देखो अब सॉलिड वेस्ट का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं पाइरोलिसिस, तो वो क्या रिफर करता है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन बायो एक्यूमुलेशन एंड कंटिमिनेशन ऑफ फूड चेन्स, इसमें पेस्टिसाइड होगा। पॉल्यूटेंट्स इन द सॉइल कैन बी ब्रोकन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। The process of conversion of solid waste into organic fertilizers by making use of microorganisms such as bacteria and fungi, तो इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ये क्या प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वेस्ट का। अगर हम सॉलिड वेस्ट जितने भी होते हैं उन्हें कंजर्व करें एंड उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में यूज करना चाहे, तो उसके लिए जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग प्रोसेस से वो हो सकता है। अब देखो इमेज तो कॉलम है, तो देखो इन्फेक्शियस क्या होता है, अभी अब हम मुझे इन्फेक्शन से ये डिजीज हो गया वह सब, तो इन्फेक्शन से क्या होता है, बॉडी पार्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस इससे जुड़ा हुआ है। पैथोलॉजी में क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है, जांच वगैरह होती है, तो ये जांचों से जुड़ा हुआ है। कटर ड्रिलर्स क्या होता है, ये नीडल्स एंड सिरिंज से जुड़ा हुआ है। और मिसलेनियस चीज़ें जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल से जुड़ी हुई है। अब देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ था, 1972 में। ये किस लिए हुआ था, ताकि आपको ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से बचाया जा सके। द पेस्टिसाइड डायरेक्टली अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम इज, अब वो पेस्टिसाइड जो हमारे नर्वस सिस्टम को सीधा डायरेक्ट अफेक्ट करती है, वो क्या है, एल्ड्रिन है। द प्रोसेस ऑफ डंपिंग सॉलिड वेस्ट इनटू साइंटिफिकली डेजिग्नेटेड लैंड एरिया, इसको हम वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं। अब देखो बायोडिग्रेडेबल गैस bags are the bags that are capable of being decomposed by bacteria or other living organisms. They are basically made of, देखो जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, है ना, उन्हें हमारा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, इसीलिए गवर्नमेंट अलाउ करती है उसे यूज करने को। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल गैस है वो स्टार्च से मिलकर बना हुआ है। नाउ द एनर्जी सोर्स दैट इवेंचुअली रन्स आउट ऑफ स्टॉक इज नोन एज, अब देखो इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, वो फिर से बन जाएंगे। प्राइमरी रिसोर्सेज भी फिर से बन सकते हैं, सेकेंडरी रिसोर्सेज भी फिर से बन सकते हैं। बट जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, जो भी जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, ऐसे एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। ऐसे रिसोर्सेज अगर स्टॉक से ख़त्म हो जाए तो वो जल्दी बन नहीं पाते, उन्हें मतलब वो बनते ही नहीं, उन्हें खरीदना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कूल, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कूल का एग्जाम्पल है एंथ्रासाइड। नाउ टालेस्ट ट्री वर्ल्ड के किस एरिया में फाउंड किए जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में। अब जो देखो बिटुमेन अगर हमें पाना है तो उससे बिटुमेन कहाँ से पाया जाता है, क्रूड ऑयल, कच्चे ऑयल से। लार्जेस्ट सॉयल ग्रुप ऑफ इंडिया क्या है, रेड सॉयल। थर्मल पावर जनरेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय, कोल से जनरेट कर सकते हैं हम थर्मल पावर जनरेशन को, ठीक है, कोल से लाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द लिस्ट पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा लिस्ट पॉल्यूशन इसमें से नेचुरल गैस कॉज करता है। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, देखो जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो जो प्लांट होता है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाता है, ताकि आपका जो प्लांट है वो बाई ऑटोट्रॉफी अपना फूड बना सके। द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि जो वुलर लेक है वो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशन के फॉर्म में है। रेगुलर सॉयल रिफर्स टू ब्लैक कॉटन सॉयल। द सॉइल्स फर्टिलिटी, अब देखो जो सॉयल की फर्टिलिटी है, उपजता है, कैन बी इंक्रीज बाय ग्रोइंग मोर। देखो अगर आप लेगुमिनियस प्लांट ज़्यादा लगाएं तो जो सॉयल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेगुमिनियस प्लांट जो होता है वो पी फैमिली का है, लाइक मटर फैमिली का है ना। अब देखो लेगुमिनियस प्लांट के पास ये एबिलिटी होती है कि हम उसे क्रॉप रोटेशन में यूज कर सके, और ये जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है लेगुमिनियस प्लांट।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ वेरी हार्ड टू कल्टिवेट, रेड सॉइल पे जो उपज बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सॉइल डिटरमाइंस इट pH वैल्यू एंड आल्सो इट्स रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन? सी होरोचिन. बहुत क्वेश्चन है यार, आप जल्दी जल्दी देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज फॉरेस्ट रिच इन सैंडलवुड? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिच सैंडलवुड के लिए है. ठीक है. सॉलिड्स सॉइल्स इन महानदी डेल्टा लेस फर्टाइल देन दोज इन द गोदावरी डेल्टा बिकॉज ऑफ. देखो जो महानदी डेल्टा का जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल होता है देन गोदावरी डेल्टा. क्यों? क्योंकि वहाँ से जो टॉप सॉइल है उसका हमेशा इरोजन होता रहता है बाई जो फ्लड्स आते हैं उसकी वजह से. कहाँ पे? महानदी डेल्टा में. इन इंडिया ऑयल इज मोस्टली फाउंडेड. देखो ऑयल का जो मोस्टली फाउंड कहाँ से होता है? वो सेडिमेंट्री रॉक से होता है. सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट वाटर वेटलैंड्स estuaries? ऑन विच प्रिंसिपल डज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क? वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है. द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी पे भी वर्क करता है. द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे भी वर्क करता है. अब देखो बायोडीजल जो है इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्रेजेंटली फ्रॉम जैट्रोफा से पाया जाता है बायोडीजल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी? देखो इसमें वुड है बायोमास से, गोबर गैस भी है, बायोगैस भी है, बट ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये केमिकल प्रोसेस है तो ये नहीं है ना. नॉट पूछा है यहाँ पे. द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉलोज. देखो जब प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो आइंस्टीन के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस इनटू एनर्जी को फॉलो करता है. इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम सन्स एनर्जी. अब देखो जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो सन्स एनर्जी से थोड़ी डिराइव होता है तो यार, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इसमें यूरेनियम, बाकी ये सब नॉन रिन्यूएबल है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोलर सेल्स? सोलर सेल्स को बनाने में मतलब बनाने में सिल्वर का यूज होता है, बट जो देखो यहाँ पे एलिमेंट जो है वो सिल्वर यूज होता है ना सोलर सेल को बनाने में. बट अगर मेटल की बात करें तो सोलर पैनल में जो मेटल लगे होते हैं वो निकल है. ठीक है, निकल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स? देखो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल ये सब हम बनाते हैं. ठीक है, ये सब रिन्यूएबल नहीं है. अगर ये ख़त्म हुए तो ख़त्म हो जाएंगे. बट जो ग्राउंड वाटर है, वाटर किसी न किसी फॉर्म में स्टोर रहता है तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है. Which of the which of the chemical substance released into environment while burning of fossil fuel can leads to एसिड रेन? देखो अगर आप ऑक्साइड ऑफ सल्फर को जलाओ तो भी एसिड रेन हो सकता है. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन को जलाओ तो भी एसिड रेन हो सकते हैं. अब इसमें से बायोमास सोर्स कौन नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी. द एनर्जी विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन इज जियोथर्मल एनर्जी. हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड बाय सन से जो हार्मफुल रेडिएशन निकलता है वो क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज. फ्यूल फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सर्फेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल कहते हैं. अब देखो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी में सबसे जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस है वो ब्यूटेन है. जो हमारे यहाँ जो सिलेंडर होते हैं उसमें ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन गैस भरा होता है. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मीथेन, है ना. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इसमें जो होगा नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें जो है नेचुरल गैस. ठीक है, बाकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओसन ये सब तो खुद ही बनते रहते हैं यार. एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम? अल्ट्रावायलेट रेड से अगर आपका एक्सपोजर होता रहे तो आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है. यूवी रेज. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? इसमें हाइड्रोजन ऑप्शन सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर? देखो सुनामी जो है वो नेचुरल डिजास्टर है, हीट वेव्स, एपिडेमिक भी है, बट जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है वो ह्यूमन मेड होता है. ठीक है, नेचुरल नहीं है. और सोलर सेल कन्वर्ट, सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड
पायरोलिसिस क्या है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे रियो समिट कब हुआ था? 1992 में। जोहान्सबर्ग अर्थ समिट कब हुआ था? 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो कहाँ कब हुआ था? 1997 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1972 में है। देखो रियो समिट जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान में हुआ था। याद रखने वाली चीज़ है। द अर्थक्वेक वेव्स दैट हैव ट्रांसवर्स मूवमेंट्स आर नोन एज, पता नहीं, छोड़ो इसको छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इन द वे ऑफ हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक? तो हिमालय का जो रीजन है ना, वहाँ पे हायर रिस्क है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आती रहे। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड इन इंडिया? सबसे ज़्यादा जो नेचुरल हजार्ड्स होता है ना इन इंडिया में, वो कौन सा है? वॉल्केनिक इरप्शंस। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज सोलर एनर्जी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल? देखो प्रेसिपिटेशन के लिए नहीं है, सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी में प्रेसिपिटेशन का काम है, पर प्राइमरली जो है विंड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। छोड़ो यार इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू प्रिवेंट फ्लड को अगर प्रिवेंट करना है तो ये सारे ही मेथड आप यूज कर सकते हो। रिक्टर स्केल क्या नापता है? आप रिक्टर स्केल जिसे आप हिंदी में कहते हो, तो उससे क्या नापा जाता है? अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो नापते हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल जो है अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये भी छोड़ो। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन ये कहता है कि उसमें डिफरेंट रेंज ऑफ स्पेसिस एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज सूटेड टू लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड? देखो जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो किसी भी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो रहना सीख लेता है, उस प्रोसेस को हम एडॉप्टेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा स्टेट को हम टाइगर स्टेट कहते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रीवा जो था वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। अब देखो ये जो पेरियार है वो केरला से जुड़ा है। नंदकानन जो है वो राजस्थान से जुड़ा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आओ, जो मेन इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो किससे होता है? फ्लाइंग ऑफ एस कॉन्टेंट से, ठीक है। अब देखो टर्पेंटाइल ऑयल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम? ये चिरपिन से हम ऑब्टेन करते हैं। टर्पेंटाइल ऑयल को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चिरपिन से, ठीक है। अब देखो द सागरमाथा नेशनल पार्क हैज़ बीन established to preserve the ecosystem of which mountain peak? Mount Everest. The Great Indian Rhino has its natural home in? देखो जो गैंडा होता है वो सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, इसको मुझे थोड़ा पता करना पड़ेगा। नाउ लॉस ऑफ, देखो अब किसी भी प्लेस पे अगर सारे वहाँ के एनिमल स्पीसीज ख़त्म होने लगे तो हम उससे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओजोन डिप्लेशन जो है ना, उस इश्यू को कहाँ उठाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमेशा कंसर्न करता है ओजोन के डिप्लेशन से। CO2 रिडक्शन क्योटो प्रोटोकॉल में। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जैसे जानते हो रियो समिट 1992 में, ठीक है। और हजार्डस वेस्ट जो है वो बैसल कन्वेंशन कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। वैसे तो ये 1989 में हुआ था, बट इन्फोर्स कब हुआ था? 1992 में। डाचिंगम सेंचुरी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ? डाचिंगम सेंचुरी में हम क्या करते हैं? राइनोसोरस लाइक जो गैंडा होता है उसे कंजर्व करने के लिए। द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ बायोडिग्रेडेबल अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? लैंडफिल्स है। अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। खीव लाडू नेशनल पार्क कहाँ है? वो राजस्थान में है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में है। अब देखो MAB जो है फुल फॉर्म किसका है? मैन एंड बायोडाइवर्सिटी का। अगर पूछा जाए इंडिया में मतलब इंडिया में कितने बायोलॉजिकल स्पॉट्स है, तो 4। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़
ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। इंडियन गवर्नमेंट हैज established around 18 biosphere reserve. 10 of 18 biosphere reserves are part of वर्ल्ड नेटवर्क। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने 18 बायो रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, जिसमें कि 10 को आपके यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है ना। तो इसमें से लेटेस्ट जो था 2016 में जो बनाया था वो क्या था, अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कैटेगराइज्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट किंगडम को कहते हैं, फौना जो है एनिमल किंगडम को कहते हैं, इनटू 8 कैटेगोरियल नोन एज रेड लिस्ट सच एज एक्सटिंक्ट। तो ये किस में है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। अब देखो रेड जो है वो सभी से जुड़ा हुआ है, कार्बन स्टॉक का, जब फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड ऑल। अब देखो हमारा जो ये सेशन था वो इन्वामेंट साइंस एंड इन्वामेंट लॉ बोथ इंक्लूड करता है। तो बस ये पहला पार्ट ये था।